हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्ट टैक्स का लेसन चैप्टर करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि ऐसी इनकम्स जो हमें किसी हेड से नहीं होती, वो किसी हेड से अलग, मतलब कि जो हमारी नॉर्मल इनकम्स होती हैं उनसे थोड़ा अलग होती है। यानी कि जो इनकम अलग जगह टैक्सेबल हो, उन्हें अदर सोर्सेस में आ जाती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। जैसे एनी इनकम विच इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इन चारों में जो भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी वो अदर सोर्सेस में आएगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहले आता है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। जो गिफ्ट होता है वो हमारी ना सैलरी में आता है, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना पीजीबीपी, ना कैपिटल गेन, चारों में से किसी में नहीं आता। तो ये हमारा अदर सोर्सेस में आता है। और अदर सोर्सेस में किस तरीके से टैक्सेबल होता है, इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो हम देखेंगे। Taxation of gift. If any gift received by employee from employer due to employee-employer relationship is always taxable under salary. मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन की वजह से अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो तो सैलरी के अंदर ही आएगा। मनी, अगर कोई मनी मिली है तो फुल्ली, और कोई काइंड मिला है तो मतलब कि कोई पैसों की नहीं मिले बल्कि उसकी जगह कोई गिफ्ट में, जैसे घड़ी मिल गई, घर मिल गया, या गाड़ी मिल गई, ऐसे कोई चीज़ मिली है, कोई काइंड में मिला है, तो वो एफएमवी, अगर उसकी एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है तो वो पूरा टैक्सेबल होगा, और अगर 5,000 से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट बेनिफिट प्रिक्विजिशंस अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑलवेज टैक्सेबल इन पीजीपीपी। और अगर कोई बिजनेस, प्रोफेशन या बिजनेस, कोई गिफ्ट प्रोफेशन या बिजनेस से आता है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। और कुछ अदर्स गिफ्ट है, उस अदर गिफ्ट्स का एक पूरा चार्ट है, उसको देखते हैं हम। जैसे आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, गिफ्ट रिसीव्ड, एसेट्स एक्वायर्ड बाय एनी पर्सन, यानी कि कोई, जब किसी भी पर्सन द्वारा गिफ्ट को लिया जाएगा, और विद द इफेक्ट, ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में डिफाइन है, विद इफेक्ट ऑफ 1/4/2017, 2017 के बाद, 2017 या उसके बाद। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले मिस्टर आई.डी. हटला आईटीसी, मिस्टर आई.डी. हटला आईटीसी सेक्शन 56 2 क्लॉज 10 में आता है, और इस पे इनसे कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। कि ये इसके अंदर आते कौन कौन है उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कंप्लीट क्या मीनिंग है इसकी। अभी आप ये समझ लीजिए, जो मिस्टर आई.डी. हटला आईटीसी के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनसे अगर हमें गिफ्ट मिलता है तो, या उस ओकेशन में या उस कारण से कोई भी गिफ्ट मिलता है हमें, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अदरवाइज यानी कि और अगर कहीं से मिलता है या और कोई गिफ्ट मिलता है, तो जैसे अगर मनी मिला है तो मनी में हमें एग्रीगेट करना पड़ेगा कि हमें टोटल जितना मनी मिला है ना, उसका वो मोर देन 50,000 है कि नहीं है। अगर 50,000 से कम है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो उस पर टैक्स फुल्ली टैक्सेबल होगा, वो कंप्लीट ही जाएगा। ये नहीं कि 50,000 तक नहीं जाएगा उसके ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 50,000 से ज़्यादा होता है तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि SSJDPSAOBV, इसकी क्या फुल फॉर्म है वो भी हम आगे देखेंगे, अभी आप इतना ही याद रखिए। मूवेबल एसेट्स है तो वो भी, उसके केस में क्या होगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर हमें कोई मूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन मिली है, विद कंसिडरेशन यानी कि हमने पैसे दिए हैं और वो 50,000 से ज़्यादा है, विद कंसिडरेशन नहीं होगा, ये विदाउट कंसिडरेशन है। इसको आप लोग विदाउट कंसिडरेशन कर लीजिएगा। विदाउट कंसिडरेशन इफ एग्रीगेट फुल फेयर मार्केट वैल्यू इज 50,000। अगर फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 50, जो भी गिफ्ट मिला है, जितने भी गिफ्ट मिले हैं सब फ्री में मिले हैं,
और वो उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हमने तो फ्री में दिया ही नहीं, हमने तो कंसिडरेशन लिया है, कम लिया है, हमारी मर्जी हम कितने बेचें। तो उसमें भी लॉ कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि लो कंसिडरेशन ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि अगर लो कंसिडरेशन पे दिया है तो उसमें भी एग्रीगेट निकालेंगे, किसका, फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा ना। फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 1,00,000 है, कोई गोल्ड चेन दी, हम गोल्ड चेन दी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,00,000 है, हमने उसे 5,00,000 में दे दी, तो इसका डिफरेंस निकाला जाएगा, क्या आएगा, 45,00,000। और अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा होता है तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमें यही देखना है कि वो जो कंसिडरेशन है वो अगर 50,000 से ज़्यादा बनती है तो टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद थर्ड आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब आते हैं। तो अगर वो विदाउट कंसिडरेशन मिलती है तो वो अगर पर प्रॉपर्टी, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एग्रीगेट यानी कि सब जितना भी मिला उसकी सम की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गया, मतलब अगर एक लैंड मिली तो एक लैंड का टोटल, दो मिली तो दोनों का अलग अलग सिंगल करके, तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी इस 50,000, उसकी एसडीवी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसकी मार्केट में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है कि जब हम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं ना तो उस समय हमें एक नॉमिनल वैल्यू पे करनी होती है, टैक्स की तरह ही होती है वो, उसे वो इसके बेस स्टैम्प जो ड्यूटी भरनी होती है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे भरनी होती है कि जो हम जिस भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसकी एसडीवी क्या है, उसके रेट पे ही हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भरनी पड़ती, टैक्स भरना पड़ता है। तो इट इज़ अगर 50,000 से ज़्यादा उसकी एसडीवी है तो 50 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लो कंसिडरेशन में सेम है, अगर लो कंसिडरेशन है तो पर प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस होगा एसडीवी का और कंसिडरेशन का, वो अगर 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 से ज़्यादा है, एंड इसमें डबल कंडीशन है, एसडीवी जो है उसकी वो 110% ऑफ कंसिडरेशन है। तो मतलब कि 110% ऑफ कंसिडरेशन है, यानी कि हमने मान लो 10 लाख की कोई एसेट्स थी, 10 लाख की एसेट्स है और उसकी एसडीवी 50 लाख है। एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, उसके बाद सही से समझ आएगा। देखो, जैसे एक लैंड है, ठीक है, लैंड है, उसकी एसडीवी जो है, एसडीवी है 50 लाख, और जो कंसिडरेशन हमें मिला है जब वो लैंड सेल करी, कंसिडरेशन उसका क्या मिला, 10 लाख मिला, 10 लाख मिला। अब देखो 10 लाख का 110% करा जाए तो 50 लाख तो बनता नहीं है, 10 लाख का 110% 11 लाख बनता है, 11 लाख बनता है 110%। तो ये जो है ये इससे कम है, अगर इससे कम है तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, और सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई लेकिन फर्स्ट हो गई, तो फिर ये माना जाएगा कि इस पर टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ये फुल एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि ये मान लो 10 एसडी लैंड की वैल्यू तो 50 लाख है, लेकिन जो कंसिडरेशन हमें मिला, कंसिडरेशन हम मान लेते हैं 10%, यानी कि 49 लाख, 49 या 48 मान लो, 48 मान लो, उससे भी कम ले सकते हैं, जो भी मतलब कि 50% से ज़्यादा, 110% ज़्यादा मिले, मान लो 50 लाख या 45 मान सकते हैं, 45 लाख, 45 लेंगे तो फिर तो बराबर आ जाएगी, तो कोई भी ले लेंगे तो बन ही जाएगा। मान लो ये है, इसका 110% निकाला जाए तो हमारी वैल्यू आएगी 48 लाख का 110%, यानी 52,80,000। अब ये एसडीवी से भी ज़्यादा आ गई, अब एसडीवी से ज़्यादा 110% ज़्यादा आ गई तो फिर वो भी टैक्सेबल हो जाएगा।
मतलब कि इसमें कहता है कि अगर एस डी वी 110% कंसिडरेशन से ज़्यादा है, यानी 110% से ज़्यादा आई, एस डी वी 50 लाख थी, वो कंसिडरेशन से 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो फिर उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे एस डी वी ज़्यादा थी और कंसिडरेशन कम था, अब यहाँ तो क्या है, अब हमने थोड़ी बहुत फेयर मार्केट वैल्यू कम चलती है, मतलब यहाँ तो 2 लाख का ही डिफरेंस है। अगर 110% किया जाए तो एस नॉर्मल एस डी वी से ज़्यादा ही आ रहा है, तो फिर इतने में 48 में सेल किया, तो मतलब हम मान लेंगे कि उनका इतने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फेयर कॉन्ट्रैक्ट है, एज्यूम कर लेंगे, भले ही ना हुआ हो, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे फेयर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन 50 लाख की वैल्यू को हम 10 लाख में बेचेंगे, 10 लाख का 110% वहाँ तक पहुँच भी नहीं रहा, पहुँचने को क्या वहाँ 20 लाख भी नहीं पहुँच रहा, तो यहाँ मान लेंगे कि यहाँ ये लोग कुछ चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ कोई गलत काम कर रहे हैं, मतलब कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उस तरीके का गलत काम नहीं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे टैक्सेबल मानेंगे। तो यहाँ कंसिडरेशन एक बार और मैं समझा देता हूँ। जैसे लो कंसिडरेशन होता है तो उस केस में अगर हर प्रॉपर्टी की वैल्यू एस डी वी माइनस कंसिडरेशन देखी जाएगी, अगर वो 50,000 से ज़्यादा आती है। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो एस डी वी की वैल्यू वो 110% से ज़्यादा हो, तभी हम देखेंगे कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा है तो हमें फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर सेकंड इसको माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा है ही नहीं तो क्यों हम उस पर टाइम वेस्ट करें। अब आगे हमारा आता है कि हमने जो 2 लंबे लंबे वर्ड्स देखे थे उनके मीनिंग जानने का, तो उसकी मीनिंग क्या है, मिस्टर आई डी हटला आई टी सी, जिसमें एम यानी कि ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के ओकेशन पर, और सेकंड आता है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मिस्टर यानी एम यानी कि मैरिज पे, अगर मैरिज पे कोई गिफ्ट मिलता है, किसी से भी मिले, अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड फैमिली किसी से भी मिले, आते जाते कोई भी दे जाए, तो मैरिज पे मिलने वाला पूरा गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है, मतलब एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा आर यानी कि रिलेटिव से मिलने वाले कोई भी गिफ्ट होंगे वो पूरे एग्जेम्प्ट होंगे। आई यानी कि इनहेरिटेंस, यानी कि कोई प्रॉब्लम की वजह से, मतलब कि हमारे कोई मान लो कि जैसे कोरोना पीरियड आया था, अब उस पीरियड में किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत लोगों को बहुत खाने को नहीं मिल रहा था, बहुत लोगों के पास काम नहीं था, तो उसके लिए उनको कुछ हेरिटेंस मिला, मतलब कुछ चीज़ें मिली, खाने के लिए मिला, कुछ पैसे कुछ लोगों ने दिए ताकि वो लोग भी अपना काम चला सके। तो वैसी चीज़ों में अगर पैसे मिलते हैं या कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। डी यानी कि डेथ, अनकॉन्टेम्पलरी डेथ, मतलब कि बिना कारण अकारण किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ भी जो गिफ्ट भी मिलेगा, गिफ्ट यानी कंपनसेशन वगैरह जो होता है वैसा कुछ मिलेगा, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। एच यानी कि हॉस्पिटल से कोई गिफ्ट मिलता है, यूनिवर्सिटी से, ट्रस्ट से, लोकल अथॉरिटी से, फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। हॉस्पिटल, टी यानी कि ट्रस्टी हो गया, और सी यानी कि सर्टेन ट्रांजेक्शन विद ट्रीटेड एज ट्रांसफर, लाइक पार्शियन ऑफ एच यू एफ, यानी कि एच यू एफ का बंटवारा हुआ, उसमें कोई गिफ्ट मिला या कोई एसेट्स मिल गई गिफ्ट में, उसमें वो टैक्सेबल नहीं होगा। होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, अब होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी, सिर्फ सब्सिडरी नहीं 100% सब्सिडरी होनी चाहिए। अगर अपनी 100% सब्सिडरी को गिफ्ट दिया तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अपनी किसी 100% सब्सिडरी ने अपनी होल्डिंग कंपनी को गिफ्ट दिया वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। या एमलगेमेशन और डीमर्जर के केस में कोई भी ट्रांसफ़र होता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये ट्रस्ट आता है, मतलब कि हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ये सब अपना एक ट्रस्ट बनाते हैं और उस ट्रस्ट से उन लोगों की मदद की जाती है, मतलब जो जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, तो उनकी मदद की जाती है, तो उसमें अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी नहीं होगा। आई यानी इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी के
मदद के लिए हमने कोई ट्रस्ट तैयार किया है, इंडिविजुअल ने कोई ट्रस्ट तैयार कर रखा है अपने खुद का कि यहाँ से हम लोगों की मदद करेंगे, तो अगर उनके पास कोई पैसा आता है, कोई गिफ्ट आता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी को कोई गिफ्ट देती है या कोई और ट्रस्ट हमें गिफ्ट दे, कोई यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिले या कोई हॉस्पिटल से गिफ्ट मिले, मतलब ये सब भी कोई ना कोई तरीके से गिफ्ट देते ही हैं किसी ना किसी रूप। जैसे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप वगैरह आती है तो वो भी गिफ्ट ही होता है, तो वो सब यहाँ टैक्सेबल नहीं होती। फिर उसके बाद हमने SSJDPSAOBY पढ़ा था, तो इसकी क्या मीनिंग्स है? S यानी सिक्योरिटीज़, फिर उसके बाद S यानी कि शेयर्स, J ज्वेलरी, D ड्राइंग, P पेंटिंग, S स्कल्पचर, O एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, A आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, B बुलियन या V वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ऐसे कोई भी, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इन पे कोई भी मिलता है तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि उसकी वो मनी में मिला है, मतलब कि ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा उस वो लो कंसिडरेशन है या नो कंसिडरेशन है। अगर नो कंसिडरेशन है तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है कि नहीं है, और अगर लो कंसिडरेशन है तो उसमें हमें SDV और जो कंसिडरेशन है उसका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि वो फेयर मार्केट मतलब 50,000 से ज़्यादा है कि नहीं। फिर उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड बिल्डिंग आता है, मैंने आपको कहा था। उसके बाद रिलेटिव्स, हमने पढ़ा था कि रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो रिलेटिव होता कौन है? ऐसे तो हम बोले चाचा, ताऊ, बहन, कजन, सब हमारे रिलेटिव है, लेकिन लॉ डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इनकम टैक्स का एक्ट के अकॉर्डिंग कौन रिलेटिव बन सकता है। इंडिविजुअल के केस में कोई SSC है, मतलब जैसे SSC है तो जो बंदा है उसके स्पाउस, यानी कि अगर कोई लड़का है तो उसकी वाइफ और लड़की है तो उसका हस्बैंड, वो उस रिलेटिव में आते हैं। SSC के मदर फादर, उनके लीगल असेंडेंट्स, यानी कि उनके भी फादर मदर के भी फादर मदर, यानी कि ग्रैंड फादर मदर, SSC के ग्रैंड फादर मदर, और फादर मदर के ब्रदर्स सिस्टर और उनके स्पाउस, SSC के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, और SSC के वाइफ के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, और उस SSC के स्पाउस के मदर फादर और उनके लीगल असेंडेंट। यहाँ पे SSC के स्पाउस के मदर फादर के ब्रदर सिस्टर नहीं आते हैं, मतलब कि ब्रदर सिस्टर उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्हीं को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ चार्ट, जैसे कि आपको याद रखने में आसानी हो, और फिर उसको मैं काट दूंगा। जैसे ये हो गया BSP यानी ब्रदर एंड देयर स्पाउस, सिस्टर एंड देयर स्पाउस, और अब इसको कर देते हैं हम कैंसल, मतलब कि ये नहीं आएंगे, ताकि ऐसे रहेगा। अगर आपको चार्ट याद रहेगा तो आप चार्ट में सोचोगे तो आपको तो लगेगा कि यहाँ भी कुछ था, और आप सोचो कि सब जगह ब्रदर सिस्टर आ रहा है तो यही आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको रेड पेन से कैंसिल कर दिया लिख के, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ था तो, लेकिन वो कटा हुआ था, और जब कटा हुआ था तो वो हमें नहीं करना। और एक और आता है इनके लीगल डिसेंडेंट, यानी इनके बच्चे और उनकी स्पाउस, और तो BSP यानी ब्रदर एंड स्पाउस, सिस्टर एंड स्पाउस, और लीगल असेंडेंट स्पाउस एंड देयर स्पाउस, और ये लीगल डिसेंडिंग देयर स्पाउस। और HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ HUF का कोई भी मेंबर है, उसका रिलेटिव है, वो उसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें है, और इसके बाद एक क्वेश्चन का सल्यूशन है। इसमें आपको उसका आंसर चाहिए, आंसर है उसका, क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा, PDF फाइल में क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आंसर। आप क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर आंसर से अपना मैच कर सकते हैं। तो ये वाला मैं करा देता हूँ, उसको आप खुद कर लीजिएगा। वीडियोज़ उस पर ज़रूरी नहीं है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ देखते हैं, हमें गौरी की ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक सैलरी 6000 पर मंथ, मतलब उसकी सैलरी 6000 पर मंथ है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो वो आएगा नहीं, तो वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच ऑफ हर 4 फ्रेंड्स, उसे अपने 4 दोस्तों से 30,000 रुपये मिले, तो ये एग्जाम्प्ट तो होगा नहीं, ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो रिलेटिव की कंडीशन में आते नहीं और ना ही इसको मैरिज पे मिला है, तो ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ ₹20,000 गोल्ड चेन फ्रॉम हर फादर फ्रेंड्स, फादर के फ्रेंड से। फादर के फ्रेंड थोड़ी ना रिलेटिव में आते, फादर का ब्रदर या सिस्टर या उनके स्पाउस होते तो वो रिलेटिव में आ जाते हैं, फादर के फ्रेंड नहीं आते, तो ये टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ BMW कार वर्थ ऑफ 40 लाख फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको 40 लाख की कार दी गिफ्ट में, और गिफ्ट में दी, कोई उस वेडिंग ओकेशन तो था नहीं, मैरिज तो था नहीं ना, बेस्ट फ्रेंड उसका उसमें आता है रिलेटिव में, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्सेबल होगा उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता, इसकी वैल्यू देखी जाएगी 40 लाख, और ये नॉर्मली अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगा। उसके बाद ये गोल्ड चेन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। उसके बाद शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग वर्थ 80,000 फ्रॉम एक्स बॉयफ्रेंड से उसे मिला, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। शी रिसीव गिफ्ट ऑफ 2 BHK फ्लैट फ्रॉम हर मदर्स ब्रदर से मिला, यानी कि मदर के भाई से मिला, तो ये भाई मदर के भाई भी रिलेटिव में आते हैं, तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शी रिसीव गिफ्ट ऑफ 20,000 फ्रॉम हर फादर, उसके फादर से उसे गिफ्ट मिला, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शी परचेज ज्वेलरी ऑफ 80,000 फ्रॉम कशिश ज्वेलर्स, FMB ऑफ ज्वेलरी इज 1,12,000। मूवेबल प्रॉपर्टी उसने परचेज की, और परचेज की तो उसको पता हो जाएगा। शी परचेज 1 BHK फ्लैट्स फ्रॉम ओमकार बिल्डर्स फॉर ₹2 करोड़, SDB ऑफ फ्लैट 2.3 करोड़, ये भी उसने खुद खरीदा है। शी रिसीव गिफ्ट्स ऑफ 420 फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड से उसे गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शी रिसीव गिफ्ट ऑफ iPhone 15 फॉर 1.5 लाख, कजन से मिला, टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। शी रिसीव गिफ्ट ऑफ 50 लाख फॉर फ्रॉम हर एम्प्लॉयर से मिला गिफ्ट उसे, तो वो सैलरी के अंदर जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप देख लीजिए एक बार। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे मिस गौरी प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी 60,000 रुपये थी, उसकी पर मंथ जो हमने देखा था 60,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी हो गई 720। तो उसका गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर लास्ट पॉइंट था 50,000 का, जो उसे एम्प्लॉयर से मिला, उस पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में, सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आप अभी समझ लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है, तो 720 का डिडक्शन चैप्टर जब करेंगे ना, तो सैलरी चैप्टर और डिडक्शन उसमें हमें इसको ये बात पता चल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा, सबसे पहले मनी कहाँ कहाँ से मिला, उसके एक फ्रेंड उसके 4 फ्रेंड से उसे 30,000 रुपये मिले थे, तो 1,20,000। अब देखो 30,000 रुपये अगर एक फ्रेंड से मिला होता तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता, लेकिन 4 फ्रेंड से मिला तो 1,20,000 बना, जो कि सिंस एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000 सो इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, तो 120 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट ऑफ गोल्ड चेन फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड, उसके फादर के फ्रेंड से एक तो गोल्ड चेन मिली थी 20,000 की, और एक उसके एक्स बॉयफ्रेंड से उसे रिंग मिली थी 80,000 की, और इसका सम किया जा रहा है तो 1 लाख आ रहा है, और 1,50,000 से ज़्यादा है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी विथ लो कंसिडरेशन, लो कंसिडरेशन में क्या क्या मिला, परचेज ऑफ ज्वेलरी, उसने कशिश ज्वेलर से गिफ्ट मतलब एक ज्वेलरी परचेज की थी 1,10,000
उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, लेकिन उसने 80,000 में ख़रीदा। अब इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो 30,000 आ रहा है। अब 30,000 आ रहा है तो 50,000 से ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि लॉ कहता है 50,000 से ज़्यादा होगी तभी टैक्सेबल होगा, और जब 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लॉ कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं बचा। तो उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं जो फ्री में मिली हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन थी, यानी कि उसने एक तो फ्लैट खरीदा था अपने लिए। अब फ्लैट खरीदा था तो लो कंसिडरेशन पे खरीदा, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो उसकी SDV 2.3 थी, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी उसने 2 करोड़ दी, यानी कि 30 लाख रुपए उसने कम दिए थे। और 30 लाख यानी कि वो डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा था। और SDV जो है वो 110% कंसिडरेशन डिस्कस बोथ कंडीशन एज सेट इज डिफरेंस ऑफ द 30 लाख टैक्सेबल, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए। SDV भी 1,10,000 से ज़्यादा है, तो 110% से, सॉरी, SDV जो है वो 110% से कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। 30 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और फिर सबका टोटल कर देंगे तो हमारा 39,40,000 आ जाएगा। तो उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद हमें कुछ नोट्स लिखने पड़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या नोट्स बने। यहाँ सबसे पहला नोट्स बना है कि एज पर सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इज नॉन टैक्सेबल। इन द प्रेजेंट क्वेश्चन गिफ्ट रिसीव्ड हुआ उसके फादर से, हस्बैंड से, मदर से और ब्रदर से, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। और मदर के ब्रदर से तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये गिफ्ट, क्योंकि ये सब रिलेटिव की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। BMW कार एंड आईफोन आर नॉट कवर इन डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये दोनों यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि ये प्रॉपर्टी के अंदर आती ही नहीं, इस पर कोई इनकम थोड़ी ना होती, इस पर तो बल्कि और एग्जेम्प्ट होता है, डेप्रिसिएशन लगता है और इनकी वैल्यूज़ कम होती है, तो इस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगता। तो उसके बाद मतलब कि ये समझ लो कि हम कैलकुलेट उसी चीज़ की से इनकम करते हैं, तो जो हमारी कैलकुलेशन हमारे जिसकी वैल्यू हर साल इंक्रीज कर रही हो, अदरवाइज हम उसको इंसर्ट इनकम में नहीं करते। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 49 क्लॉज सबसेक्शन 10, इफ एनी एसेट्स एक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज गिफ्ट and SSC paid taxes under IFOS under section 56(2) clause 10, such cost of assets shall be FMB SDV which was considered under IFOS। यानी कि ऐसे कोई भी कंसिडरेशन से गिफ्ट या रिसीव्ड हुआ या कंसिडरेशन दिया है हमने, एंड SSC पेड टैक्सेस, उस पर टैक्सेस पे कर रखा है, तो वो कॉस्ट ऑफ शेल बी FMB एंड SDV विच शेल बी कंसिडर एज, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है नहीं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे शायद क्लियर हो जाए। मिस्टर डोरेमोन परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी इन ₹2 लाख इन 2001 और 2। ही गिफ्ट हिज हाउस प्रॉपर्टी द फ्रेंड नोबिता। नोबिता को उसने गिफ्ट दिया कितने, 14/2/2023 को, 14 फरवरी 2023 को उसने वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। फिर उसके बाद SDV ऑफ सच ऑन द डेट इज 20 लाख and Mr. Nobita sold the house to Shizuka on 10/12/2023 then for 42। उस नोबिता ने शिजुका को वो हाउस 42 lakhs में बेच दिया। और डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट, हमें इसमें सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो सबसे पहले डोरेमोन के हैंड्स में देखें तो एज पर सेक्शन 47 गिफ्ट इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र, गिफ्ट जो है वो ट्रांसफ़र तो माना नहीं जाता। एंड सो कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल, कैपिटल गेन इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कैपिटल गेन के बारे में हम अच्छे से कैपिटल गेन में पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे लगता है, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ये समझ लो कि बस यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा कैपिटल गेन में, क्योंकि सेल करने पे कैपिटल गेन आती है, और जब हमारे पास कोई एसेट्स आती है या कोई गिफ्ट आता है तो वहाँ पे IFOS आता है। जैसे अब इन हैंड्स ऑफ नोबिता, नोबिता के हाथ में क्या होगा, एज पर सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी बिल्डिंग, रिसीव्ड वॉज गिफ्ट एज SDV विच इज मोर देन 50,000, जिसकी SDV 50,000 से ज़्यादा है, एंड देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल
इन द हैंड ऑफ रिसिप्ट्स, यानी कि जो वैल्यू क्या थी एसेट्स की मार्केट वैल्यू थी 20 लाख उस दिन, और 20 लाख यानी 50,000 से ज़्यादा, और 50,000 से ज़्यादा यानी कि फुल्ली टैक्सेबल। तो वो यहाँ पर रिसिप्ट यानी कि नोबिता के हाथ में पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और इन केस ऑफ एसडीवी 20 लाख इज मोर देन 50,000 से ज़्यादा है, तो इसलिए वो पूरी वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर कम होता तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होती। उसके बाद कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन निकालेंगे। तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये शिजुका के हाथ में है, क्योंकि शिजुका को एसेट्स, नहीं नोबिता ने लास्ट में सेल किया था एसेट्स को, और एसेट्स को सेल किया था, तो सेल पे हमेशा कैपिटल गेन आती है। और जब कैपिटल गेन आएगी तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है? 42 लाख माइनस 20 लाख। 20 लाख क्या है? हमारी कॉस्ट जो थी, जब उसे उसकी वैल्यू एसेट्स मिली थी तो ये उसकी कॉस्ट है। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? 42 लाख। तो उसका डिफरेंस क्या आ गया? STCG, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद एक जो ऊपर एग्जाम्पल था उससे रिलेटिव है कि अगर डोरेमोन नोबिता का रिलेटिव होता, यानी कि जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा होता, तो फिर क्या होता है इसमें? तो क्या होता कि सबसे पहली बात, रिलेटिव से मिलने वाला सारे गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो क्या होता? डोरेमोन की इज़ नॉट रेटेड एज कैपिटल गेन। डोरेमोन में तो कोई चीज़ नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं, गिफ्ट ही नहीं है, गेन ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसने कंसिडरेशन तो कुछ मिला नहीं है, फ्री गिफ्ट दिया है, तो फिर वो कैपिटल गेन आएगा नहीं। और नोबिता के हाथ में क्या होता कि सिंस गिफ्ट रिसीव्ड रिलेटिव सो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, यानी कि गिफ्ट रिलेटिव से मिला है तो उस पर पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नोबिता ने वो गिफ्ट शिजुका को सेल किया तब कैपिटल गेन तो आएगी, क्योंकि कैपिटल गेन पे थोड़ी ना ये कि आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो आप उसे ऐसे ही बेच दो, वहाँ तो गेन आएगी ना। तो वहाँ जो गेन आएगी, सिंस कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ प्रॉपर्टी 42 में बेची थी, तो उसकी कॉस्ट फिर इंडेक्सेशन लग जाएगा, यानी कि जब अगर हम वो रिलेटिव ने दिया तो यानी कि जो उसकी परचेज कॉस्ट है रिलेटिव की, वही अब नोबिता के पास आ जाएगी। कैपिटल गेन जब करेंगे तो नॉर्मली यहाँ आप छोटा समझ लीजिए कि जो रियल ओनर की या प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होती है वही यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, उस पर इंडेक्सेशन लगता है। इंडेक्सेशन के बारे में हम बहुत अच्छे से कैपिटल गेन में समझेंगे। अभी इस तरीके से इंडेक्सेशन लगेगा कि किस ईयर में सेल की डिवाइडेड बाय किस ईयर में खरीदी थी, और इंडेक्सेशन का पूरा टेबल है वो आपको, वैसे इंडेक्सेशन गिवन होता है क्वेश्चन में, आप कैपिटल गेन जब हम करेंगे ना तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये कॉस्ट आएगी और इसे सॉल्व करेंगे जब, क्योंकि इस पे अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स होके ही क्वेश्चन आएंगे, और अगर अलग अलग आएगा तो उसमें दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। यहाँ मैं दे रहा हूँ ताकि मिक्स क्वेश्चन आए तो फिर समझ में आ जाए। ठीक वैसे ये भी है कि रमेश उस परचेज प्रॉपर्टी 2 लाख, प्रीवियस ईयर 1-2 में खरीदा था उसने। 19 जुलाई 2020 को उसने प्रॉपर्टी सुरेश को सोल्ड कर दी 40 लाख में। उसकी SDV उस दिन 63 थी, और एंड सुरेश ने वो प्रॉपर्टी कृष्णा को दे दी, प्रॉपर्टी टू कृष्णा फॉर 84 लाख में। तो ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। तो ऑन द सेल ऑफ कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल, जब उसने सेल की थी रमेश ने उसको सुरेश को, तो वहाँ तो कैपिटल गेन आएगा, तो उसमें 63 लेंगे, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू और SDV विच एवर इज हायर लिया जाता है। ये कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट है थोड़े, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं देखिएगा ताकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इनकम जो क्वेश्चन होंगे आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इफ़ SSC इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ SDV के साथ सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर कैश ट्रांसफ़र टू इज सेम एज सेक्शन 50C। SDV एज ऑन एग्रीमेंट नॉर्मली SDV ट्रीटमेंट ये कुछ नहीं है, ऐसी है शायद। उसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है 43CA। 43CA क्या कहता है? SDV ट्रेडेड एज FVOC इन केस ऑफ बिल्डर।
बिल्डर के केस में एसडीवी को एफवीओसी माना जाएगा, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही माना जाएगा। तो क्या वो कहता है कि ये सेक्शन क्या कहता है, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसआईटी यानी कि स्टॉक इन ट्रेड, यानी क्योंकि बिल्डर जो होता है वो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग नॉर्मली प्रॉपर्टी है लेकिन उसके लिए तो वो एसेट्स है। इफ SDV more than 110% of consideration, then such SDV is treated as FVOC for purpose of computing business income। तो वो SDV जो होगी वही FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी और उस बिजनेस इनकम निकलेगी वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए वो प्रॉपर्टी है, जो है वो स्टॉक है, उसके लिए उसने बनाया और अब उसको बेचना है, उसको रखना थोड़ी ना है। अब उसको बेचेगा तो वो उसके लिए एसेट्स हुई, और एसेट्स हुई तो एसेट्स तो प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी जो बिल्डर के लिए, एक बिल्डर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टॉक होती है, उसकी गुड्स होता है जिसे वो डेली बेसिस पे सेल करेगा, रेगुलर सेल परचेज का काम ही है उसका बिल्डर का। तो वो उसके लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन हम क्या मानेंगे, एसडीवी मानेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत कम पे सेल कर रहा है मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिल्डर तो वैसे ही इतनी जल्दी सेल नहीं करते नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे एसडीवी को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माने कि इसके कुछ रूल्स और हैं, जैसे इफ़ एसएससी नॉट सेटिस्फाई विद एसडीवी, एसएससी को लग रहा हो कि एसडीवी हमारी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप, इतनी ज़्यादा एसडीवी हमारी होनी ही नहीं चाहिए, तो in his case transfer to the valuation officer and same as section 56 क्या सी के अकॉर्डिंग हम जो एसडीवी अगर हमें गलत लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसे असेसिंग ऑफिसर को दे बोलेंगे, यानी कि जो हमारा एसएससी ऑफिसर होगा, एओ होगा, उसको कहेंगे कि हमारे एसडीवी आपने सही नहीं करी, आप इसकी वैल्यूएशन करवाइए और बताइए कि करेक्ट क्या आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एसडीवी कम रहेगी। तो वैल्यूएशन ऑफिसर उसकी चेक करेगा, फिर उसके बाद नई वैल्यू बताएगा कि रियल एसडीवी क्या बन रही है इस समय मार्केट में, क्योंकि एसडीवी बहुत पुरानी होती है, बहुत टाइम से कैलकुलेट की होती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं कैलकुलेट की जाती, तो कभी मार्केट वैल्यू का ज़्यादा कभी कम होती है, तो उस हिसाब से वो चेंज होती रहती है। इफ़ एसएससी नॉट सेटिस्फाई तो हो गया एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन और एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट के समय हम कौन सा एसडीवी लेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थोड़ी ना कि जिस दिन हमने डील की हो कि आप हमें एसेट्स देंगे उसी दिन हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो जाके, या तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कुछ कंसिडरेशन आने के बाद ऐसा कुछ एग्रीमेंट में बना होगा। तो हमें देखना है कि कब वो ट्रीटमेंट होगा, मतलब कि कब वो एग्रीमेंट एसडीवी किस दिन के लेंगे। तो लॉ कहता है कि अगर आपने पहले से एग्रीमेंट कर रखा है, मान लो कि आप गए रजिस्ट्रेशन के लिए 31 जनवरी को और आपने एग्रीमेंट 1 जनवरी को किया था कि अभी मार्केट में इसकी एसडीवी 92 लाख है, 52 लैक्स है और इसी पे हम सेल करेंगे। तो और जब रजिस्ट्रेशन के लिए दे गए तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के 62 हो गई। अब 62 हो गई, उन्होंने तो एग्रीमेंट 52 का करा है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी तो वो एसडीवी पे निकलेगी ना, तो एग्रीमेंट पे तो नहीं निकलेगी। तो यहाँ लॉ कहता है कि आप लोगों की मर्जी है आप कौन सा एसडीवी लेते हैं। जैसे नॉर्मली एसडीवी कंसिडर ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट इफ द रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट आर नॉट सेम देन एसएससी कैन टेक एसडीवी ऑफ एनी डेट, यानी कि अगर वैसे तो नॉर्मली जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन लेंगे, लेकिन जो एसएससीज हैं उनको हम एक ऑफर देते हैं कि आप अगर आपने एग्रीमेंट पहले ही कर रखा है तो आप एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट में से किसी भी एक दिन की एसडीवी ले सकते हैं। एज ऑन एग्रीमेंट डेट इफ द रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन बाय अकाउंट पे चेक डिमांड अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक डिमांड ड्राफ्ट या कोई और एनी अदर मोड ऑफ कंसिडरेशन है अदर देन कैश, तो आप उसको ले सकते हैं एग्रीमेंट की डेट का। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है या कोई अकाउंट पे ही चेक दे रखा है, डिमांड ड्राफ्ट दे रखा है, तो उस केस में आप
एग्रीमेंट की डेट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि एग्रीमेंट की डेट तभी लेंगे जब वहाँ पे कंसिडरेशन पे कर रखा होगा। अगर कंसिडरेशन पे नहीं कर रखा, सिर्फ एग्रीमेंट बनाया है, तो फिर उस दिन की नहीं ली जाएगी, तो फिर ली जाएगी इसी रजिस्ट्रेशन वाले डेट की। लेकिन अगर कुछ पेमेंट हो रखी है, मतलब 1-2% भी पेमेंट हो रखी है, तो फिर उसी दिन की ली जाएगी। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो कैपिटल एसेट्स है तो सप्लाई होती है 50C के अंदर और उस पर कैपिटल गेन आता है। लेकिन अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो 43CA के अंदर वो अप्लाई होगी और उस पर PGBP आएगा। उसके नोट से उसके बाद 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल इफ द एसेट्स रिसीव्ड एज गिफ्ट और एक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन is a stock in trade. It means section 56(2)(10) is not applicable only if the assets received is capital assets. यानी कि assets received is capital asset, यानी कि अगर कोई ऐसी गिफ्ट होती है या कोई भी एसेट्स गिफ्ट मिलती है या एक्वायर की जाती है, वहाँ पे 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है। तो इज अ स्टॉक इन ट्रेड, इट मीन्स सेक्शन 56 जो है वह एप्लीकेबल वहाँ नहीं होगा जहाँ कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। कैपिटल एसेट्स का मतलब कहें तो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट हो रही है, या कैपिटल एसेट्स जो है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ ये सेक्शन नहीं आता, वहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आता। वो कैपिटल गेन बिजनेस जो भी होता है वो अलग PGBP या और कैपिटल गेन होता है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ समझ लीजिए वो ये नहीं है कि हम स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल में चेंज कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालो, ऐसा नहीं होगा। वो PGBP और कैपिटल गेन की कंडीशंस है, तो उसे वहाँ क्लियरली समझेंगे। अभी आप यहाँ से इतना ही समझिए कि ये सेक्शन उस समय एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था फाइनेंशियल 22 में एक, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस मनी रिसीव्ड, इन केसेस में अगर मनी रिसीव्ड होती है तो वहाँ लेकिन 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होगा। बाय इंडिविजुअल cash received from any person for expenses actually incurred on treatment of COVID-19 related illness of him or any family member। यानी कि कभी COVID-19 का समय था तब गवर्नमेंट ये स्कीम लाई थी कि अगर आप किसी ऐसे को पैसे देते हैं, कोई कितने भी पैसे दें, कोई बाहर का आदमी है वो पैसे दे रहा है किसी फैमिली को, किसी पेशेंट को कि आपको कोई बीमारी है तो आप उसको ठीक, COVID-19 का बीमारी है तो आप उसको ठीक करा लीजिए उस पैसे से, और वो जो फैमिली है या वो बंदा उस पैसे को उसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करता है और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करता, तो फिर वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर वो आधा पैसा यूज़ करता है ट्रीटमेंट में, आधा किसी और चीज़ के लिए, तो वो आधा टैक्सेबल नहीं होगा लेकिन बाकी का टैक्सेबल होगा। बाय फैमिली मेम्बर ऑफ डिजीज्ड विद इन 12 मंथ ऑफ द डेथ ड्यू टू COVID-19, अगर किसी फैमिली मेम्बर की 2020 में जब COVID-19 में किस टाइम ये आया था तो कहा गया था अगर COVID-19 की वजह से किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है और उन्हें उसके एम्प्लॉयर से, यानी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, मतलब जहाँ वो बंदा काम करता था उसका कोई मालिक है, वो आके कोई भी गिफ्ट देता है किसी भी तरीके का, तो वो इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब कि वो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा पूरा। ये नहीं कि किसी और बाहर के बंदे ने गिफ्ट दिया था और हमारा जो एम्प्लॉयर ने दिया था, एम्प्लॉय था नहीं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करो, ऐसा नहीं है। वो टैक्सेबल नहीं होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी। बाय फैमिली मेम्बर ऑफ डिजीज विद इन 12 मंथ ऑफ डेथ, फिर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन अप टू 10 लाख, यानी कि किसी और पर्सन के द्वारा या हमारे किसी ऐसे रिलेटिव के द्वारा, मतलब कि इनकम टैक्स वाला रिलेटिव नहीं, अदर वाले रिलेटिव, उनके द्वारा, जैसे फ्रेंड्स से या किसी बाहर वाले से, किसी ऐसे ट्रस्ट किसी और से पैसे मिलते हैं तो फिर वो भी
टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन लिमिट है उसमें। अगर लिमिट 10 लाख तक है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वरना उससे ज़्यादा होने पे टैक्सेबल होगा। उसका फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट रिलेटिव्स लाइक पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये फैमिली के अंदर आते हैं। एंड डेथ शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। हाँ, लेकिन ये भी कंडीशन है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर 6 महीने में डेथ होती, पता चले अभी कोविड पॉजिटिव हुआ था 2020 में और 2024 में जाके मरा। अब 2024 से क्या के मरा तो किस वजह से मिला, ज़रूर थोड़ी ना कोरोना की वजह से मरा, क्योंकि अभी तक तो कोरोना चला गया है। अब कोरोना इतना तो है नहीं कि कोई कोरोना की वजह से मर जाए, क्योंकि उसकी दवाई ववाई बन चुकी है। तो कंडीशन दी गई थी कि अगर 6 महीने के अंदर उसकी डेथ होती है तो ये कंडीशन लगेगा, उसकी सारे जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो भी हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कैलकुलेट होता है। डिविडेंड 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो डोमेस्टिक कंपनी से मिलने वाला और एक फॉरेन कंपनी से मिलने वाला। तो दोनों ही IFOS के में शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। तो अभी डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? डीम्ड डिविडेंड मतलब कि हमें डिविडेंड ऐसे नहीं मिला कि डायरेक्ट डिविडेंड के फॉर्म में मिला हो, या कंपनी ने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड आज मिलेगा शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला हो, ऐसे नहीं। कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जैसे एसेट्स दे दी, कंपनी क्या करती है कभी कभार टैक्स ना भरना पड़े, इसलिए कंपनी अपने एसेट्स अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, कोई और प्रॉफिट दे देती है, इन्वेस्टमेंट दे देती है, कोई डाइटर दे देती है। तो ऐसे में अगर कोई मिलता है, ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो वो डीम्ड डिविडेंड मान ली जाएगी। अब उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 22A, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, यानी कंपनी कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स एसेट्स टू शेयर होल्डर्स। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी एसेट्स दे रही है, देयर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम मान ली जाएगी एंड टू बी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि उसके प्रॉफिट जो होंगे ना, कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा सिर्फ वहीं तक। मान लो किसी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख है और हमने एसेट्स मेंबर को दे दी 10 लाख की, तो उसमें जो 5 लाख तक की इनकम है वो IFOS में डीम्ड इनकम डिविडेंड मान के ट्रीट की जाएगी, और जो बाकी होगा वो कहीं और ट्रीट की जाएगी। उसे उतना हमें ध्यान नहीं रखना अभी, क्योंकि बाकी जो होगा वो दूसरे हेड में आएगा। किस हेड में आएगा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ जो है डीम्ड इनकम आएगी ना, वो उतनी ही 5 लाख ही आएगी, कंपनी का जितना रिजर्व होगा ऑफ कंपनी एंड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में वो डिविडेंड के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, एक कंपनी की एसेट्स 20 लाख की है, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख के हैं और 3 लाख के शेयर्स है और 2 लाख, जिसमें 2 लाख के बोनस शेयर्स, 7 लाख की लायबिलिटी है। तो देखो अगर ऐसा है, उसमें अगर BV ऑफ एसेट्स, बिजनेस बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स की बुक वैल्यू 5 कंडीशन सही है और फेयर मार्केट वैल्यूज़ की ये है, ठीक है। और डीम डिविडेंड क्या माना जाएगा, कितने तक मानी जाएगी? अगर 7 लाख है तो डीम डिविडेंड विद 13 लाख एंड 12 लाख। देखो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले एक बार मैं बैलेंस शीट अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे कि हमारे यहाँ 3 लाख की शेयर कैपिटल लेकिन और 2 लाख का बोनस शेयर्स हैं, और बोनस शेयर्स जो दिए हैं वो भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस से ही मिलता है। रिजर्व एंड सरप्लस मान लो वो CRR है, अकाउंट्स में मैंने CRR पढ़ा होगा, तो उसमें CRR है, जो CRR है ना 2 लाख का, 2 लाख भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो टोटल इसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस बनता है 12 लाख का, और 12 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस बनता है, तो टोटल हम इतना ही डिविडेंड डीम्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब कंडीशंस देखते हैं कुछ। जैसे सबसे पहली कंडीशन आती है कि हमारी जो बुक वैल्यू एसेट्स की वो 7 लाख है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है। अब फेयर मार्केट वैल्यू एसेट्स की 13 लाख है, लेकिन हमारे पास टोटल रिजर्व एंड सरप्लस था 12 लाख, और 12 लाख से ज़्यादा की एसेट्स को हम डीम डिविडेंड नहीं मान सकते, तो हम 12 लाख की डिविडेंड मान लेंगे। 7 लाख की बुक वैल्यू थी
फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख की थी, लेकिन वहाँ भी कंडीशन 12 लाख की लगेगी। अब यहाँ देखो, बुक वैल्यू 7 लाख की थी, फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख की थी। अब क्या हो गई, यहाँ 12 लाख से कम है फेयर मार्केट वैल्यू। अब 12 लाख से कम है तो जितनी कम होगी हम उतना ही मानेंगे। 10 लाख है तो ये नहीं कि यहाँ पे भी आ जाओ 12 लाख मानेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि रिजर्व सरप्लस हमारे 12 लाख। अब हमने उसे दी 10 लाख में है तो हम उसे 12 लाख क्यों मानेंगे, उसकी लिमिट के अंदर है, 12 लाख की लिमिट के अंदर है, तो 10 लाख का 10 लाख हमारी डीम डिविडेंड हो जाएगी। एसेट्स दोनों सेम हो गई, बुक वैल्यू जो है वही मार्केट वैल्यू, तो 7 लाख, और बुक वैल्यू 7 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई, 5 लाख है उसकी, तो जो 5 लाख होगी वो माना जाएगा। कि मतलब ये समझ लीजिए कि जब डीम डिविडेंड क्या होगा, अगर कोई भी कंपनी अपने एसेट्स अपने पार्टनर्स को, मेंबर्स को देती है, तो उसके जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा, वो बोनस शेयर में हो के फॉर्म में हो, सिक्योरिटी प्रीमियम के फॉर्म में हो, या किसी और फॉर्म में हो, P&L, कैपिटल रिजर्व, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या जनरल रिजर्व, किसी भी फॉर्म में हो, वो सब जो भी होगा रिजर्व एंड सरप्लस, उतना ही हमें डीम डिविडेंड मानना है। भले ही फिर उसके बाद अगर एसेट्स की वैल्यू उसकी से ज़्यादा है तो हम रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू मानेंगे, अगर कम है तो कम वाली वैल्यू मानेंगे। तो उसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज बी। सेक्शन 222B, तो इसमें क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, यानी कि कोई किसी तरीके से हमने मेंबर्स को डिबेंचर दे दिया, कोई डिपॉजिट्स दे दिए, मतलब किसी और ऐसे तरीके कोई सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, तो उस केस में भी हमारा डीम डिविडेंड माना जाएगा। जैसे इफ़ अ डोमेस्टिक कंपनी distributed डिबेंचर स्टॉक्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स टू एनी शेयर होल्डर्स और बोनस शेयर्स टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे रही है, और जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिबेंचर वगैरह दे रही है। तो डिबेंचर में क्या आता है कि डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट तो हमारा वैसे ही अलाउ हो जाता है। PGBP जब हम करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा इंटरेस्ट PGBP में अलाउड होता रहता है। तो जो अलाउड रहता है ना इंटरेस्ट, उसको हम कंपनी एक्सपेंस मानती है, तो वहाँ पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मेंबर्स को भी ज़्यादा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वहाँ भी हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, उतना ही मानेंगे। कंडीशन वही रहेगी कि प्रॉफिट जितना है उतना ही मानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लिक्विडेशन, यानी कंपनी बंद हो रही है और हम एसेट्स कह रहे हैं कि अब एसेट्स को शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि उनका डिविडेंड बचा हुआ था। तो अब उस केस में भी यही होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन इट्स लिक्विडेशन, यानी कंपनी बंद होने के समय अगर हम एसेट्स को मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो डिविडेंड के फॉर्म में दिया जा रहा है। और कंडीशन वही, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना होगा उसी के हिसाब से माना जाएगा, भले ही वो कैपिटलाइज हुआ हो या ना हुआ हो। उसके बाद लास्ट कंडीशन आती है इसकी, लास्ट सेकंड कंडीशन। इसके बाद एक सेक्शन और है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2D, क्या कहता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। डोमेस्टिक कंपनी रिड्यूस इट शेयर कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूट एसेट्स टू शेयर होल्डर्स। मान लो कि कंपनी के पास 10 लाख के शेयर्स हैं और 10 लाख की एसेट्स है। अब कंपनी क्या कह रही है, शेयर होल्डर्स शेयर्स को रिडक्ट कर रही है, कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो अब उस केस में क्या होगा, उसकी एसेट्स भी कहीं ना कहीं से जाएगी, क्योंकि पेमेंट तो रिटर्न करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी कहा जाएगा कि आप ऐसा कर रहे हो, मतलब कि आप जो है अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे रहे हो, और अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो वो उस पर टैक्सेबल लगेगा। उसके बाद ये जो अभी तक हमने पढ़ी 4 सबसेक्शन क्लॉज, 4 क्लॉजेस पढ़े, उससे और जो अगला क्लॉज पढ़ेंगे उसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे ये 4 क्लॉज जो हैं वो सारी कंपनीज़ पे लगते हैं, ऑल कंपनीज़ पे, और इसका जो वो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, चाहे वो कैपिटलाइज हुआ हो चाहे कैपिटलाइज ना हुआ हो। लेकिन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E है, क्लॉज E है, वो क्या कहती है कि ये सिर्फ एक ही कंपनी पे लगता है जो कि अनलिस्टेड है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अनलिस्टेड कह लो या प्राइवेट कह लो, बात एक ही है। तो ये सेक्शन क्लॉज उन्हीं पे लगता है स्पेशली। और
एक्यूमुलेटेड, इसमें सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखना है, हमें ये नहीं देखना कि कितना हमने कैपिटलाइज कर दिया उसको भी ऐड कर लो, कितना हमारे पास रिजर्व है वो भी ऐड कर लो। यहाँ सिर्फ देखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास कितना है, सिर्फ उतना ही देखना है। तो उसके बाद क्या कहता है, ई सेक्शन क्या कहता है, ई क्लॉज क्या कहता है कि लोन एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी कि सब्सिडरी से, होल्डिंग से, या अपने किसी रिलेटिव से हमने कोई शेयर्स कंपनी के खरीद लिए, कोई लोन ले लिया, ऐसे कोई कंडीशन में अगर हम लोन लेते हैं तो फिर वो भी डीम डिविडेंड मानी जाएगी। इसका चार्ट देखते हैं एक बार। जैसे क्लोजली हेल्ड कंपनी है यानी कि अनलिस्टेड कंपनी है और शेयर होल्डर्स है, अगर इनके बीच में डायरेक्ट लोन आता है और जो शेयर होल्डर है उसकी वोटिंग पावर 10% से ज़्यादा है तो उसे डीम्ड मान लिया जाएगा डिविडेंड। अगर वो लोन उसके किसी कॉन्कर्ड यानी कि उससे भी रिलेटिव एक और कंपनी है या फर्म है, एओपी, बीओआई या एचयूएफ है, उसको लोन एडवांस दिया जाता है और इसको वहाँ से कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 2% और मोर, यानी कि जो ये शेयर होल्डर है इसने वहाँ उसकी वहाँ होल्डिंग जो है 20% से ज़्यादा की है, 20% या उससे ज़्यादा की है, और या फिर कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के किसी रिलेटिव या किसी ऐसे बंदे जान पहचान वाले को देती है लोन एंड एडवांस, और उसमें भी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे देती है और उसको बेनिफिट होता है शेयर होल्डर को, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। उसके बाद डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। इन द above case, loan and advance treated as deemed dividend to the extent of accumulated profit company with taxable in the hand of shareholder, यानी कि जितना कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा होगा, सिर्फ प्रॉफिट, ये नहीं कि जो कैपिटलाइज हो गया वो भी, सिर्फ प्रॉफिट जितना दिख रहा होगा सिर्फ उतना ही टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद नोट्स में क्या आता है, लोन इज रीपेड एंड कंपनी चार्ज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट देन ऑल्सो भी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। अगर लोन रीपे करते समय कंपनी कोई मार्केट रेट भी देती है, चार्ज करती है, मतलब कि कंपनी से कोई चार्जेस दे रही है शेयर होल्डर्स को या कोई किसी और तरीके से लोन को रीपेमेंट हो रहा है तो वहाँ भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। इफ़ एनी एडवांस इज गिवन फॉर बिजनेस पर्पस, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए ट्रेड एडवांस कोई दिया हुआ हो, जैसे मान लो एक शेयर होल्डर्स है वो बाहर से सामान लाने का काम करता है, मतलब रॉ मटेरियल लाने का उसी का काम है, तो अब उसको तो पैसे देने पड़ेंगे एडवांस में, तो वो जो एडवांस दिया जाता है ना उसे डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ट्रेड एडवांस है, बिजनेस के लिए है, अगर वो देंगे ही नहीं तो बिजनेस चलेगा क्या। इफ कंपनी इंगेज इन मनी लैंडिंग बिजनेस एंड लोन इन ऑर्डिनरी कोर्स, अगर कोई कंपनी है जैसे बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका काम ही लोन देना है, तो उस केस में भी अगर वो कोई लोन और एडवांसेस देती है तो वो भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इफ लोन इज ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड after some time such loan is set off against dividend, then such set off does not treat it as deemed dividend। यानी कि हमने कोई लोन दिया था मेंबर्स को और मेंबर्स को लोन दिया था और लेकिन उस समय जब लोन दिया था तब हमने डीम डिविडेंड मानकर उसको सेट ऑफ, उस पर टैक्सेस कर दिया। मतलब कि ये समझ लो कि जो मेंबर्स हैं, कंपनी है, उसने मेंबर्स को लोन दिया था और लोन दिया था तब डिविडेंड पे नहीं करा था, लेकिन बाद में क्या आता है कि कंपनी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है डिविडेंड देने के, हमने आपको जो लोन दे रखा है ना आप उसको रख लो, तो उस केस में वो डिविडेंड के रूप में तो आएगा, वो डायरेक्ट डिविडेंड बन जाएगा, लेकिन उसे हम ये नहीं कहेंगे कि डीम डिविडेंड हो गया। अब भाई वो लोन एडवांस में ही था पहले से ही और अब उस पर कोई डिविडेंड है ही दे ही नहीं पा रहे, कंपनी कह रही है वो आप पैसा अपने पास रखो, रीपेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो उसे डीम्ड डिविडेंड क्यों कहेंगे हम। वो एक तरीके के डिविडेंड में आएगा ही नहीं क्योंकि डिविडेंड तो पे ही नहीं हुआ ना, लोन ही सेट ऑफ हो गया उसके बदले, तो वो ऐसे ही होगा। उसके बाद आता है हमारा टैक्स लिक्विडेशंस, टैक्सेशन लिक्विडेशन। इसका पहले एग्जाम्पल है, यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट है उसकी, पहले क्वेश्चन देखते हैं। शेयर ऑफ कंपनी हेल्ड 5 शेयर होल्डर्स, 5 शेयर होल्डर से ABCDZ एंड एक्वायर्ड अ शेयर होल्डर
ऑन 16/7/2007 फॉर 1 लाख ईच, 1 लाख रुपए हर एक की कैपिटल है या शेयर होल्डिंग है समझ लो। ऑन 14/4/2004 कंपनी गोज लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस एसेट्स, यानी कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है और हर एक कुछ शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ एसेट्स मिलेंगे। तो कैश मिलेगा 2.5 लाख और जो एसेट्स हैं जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 450 है तो 7 लाख ईच, हर एक शेयर होल्डर को 7 लाख रुपए की एसेट्स और कैश मिला के सब मिलेगा। अब पहले देख लेते हैं यहाँ क्या एसेट्स है उसकी। 22 लाख की एसेट्स है, 2 लाख की लाइबिलिटी है, 15 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस और 5 लाख का कैपिटल है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट एसेट्स 35 लाख एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज 15 लाख। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 15 लाख है, उसकी टोटल एसेट्स 35 लाख है, यानी कि जो 7 लाख थी उसका पाँचों को मिलेगा तो टोटल कितनी हो गई 35 लाख। ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन सो 15 लाख इज ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड, 15 लाख को तो हम डीम डिविडेंड मान सकते हैं एंड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स, और वो शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल भी होगा। सो 3 lakhs इज टैक्सेबल एज डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ ईच शेयर होल्डर्स एज अंडर सेक्शन IFOS ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो जो 3 लाख है वो हर एक शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा IFOS के अंदर। कैसे हो? और उसके बाद यहाँ कैपिटल गेन निकालना है। सबसे पहले FEO और एसेट्स की क्या वैल्यू थी, टोटल 7 लाख थी, उसमें से डिविडेंड जो उसका 1.5 लाख का 15 लाख के प्रॉफिट्स थे तो 3 lakhs ईच के हिसाब से 3 लाख माइनस कर दिया, 4 लाख टोटल आया। उसके बाद ओपनिंग वैल्यूज़ की 1 लाख थी, जो उन्होंने कैश पैसे दिए थे कंपनी को, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ उनकी 1 लाख शेयर होल्डिंग थी, उसकी इंडेक्सेशन करके हम उसकी वैल्यू निकाल आ गई और उसका कर देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए। कैपिटल गेन में अच्छे से समझेंगे, अभी आप इसे थोड़ा ऊपर से समझ लीजिए। अब वो खत्म हो गया। अब बायबैक हमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे। बायबैक होता है, अकाउंट्स लॉ दोनों में ही बायबैक होता है कि हम अपने शेयर्स खुद ही परचेज कर रहे हैं पब्लिक से। हमने पहले तो सेल किया था, ऑफर करके पब्लिक को शेयर इशू करे थे, अब उसी शेयर्स को हम खुद परचेज कर रहे हैं। तो जो परचेज करेंगे ना शेयर्स तो उनको बायबैक कहा जाता है। तो बायबैक करने में जो कंपनी होती है ना उसको टैक्स पे करना होता है और टैक्स हमारे IFOS के अंडर आता है। तो किस तरीके से करना होता है, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल किसके अंदर होगा, सेक्शन 115 QA के अंदर, 115 QA के अंदर वो टैक्सेबल होगा और शेयर होल्डर के अंदर पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा। और टैक्स किस पे करना होगा, बायबैक प्राइस और इशू प्राइस, यानी जितना हम प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं उतना हमें पेमेंट करना होगा। टैक्स पे 20% प्लस 12% सर चार्जेस, 20% नॉर्मल टैक्स रहेगा, डायरेक्ट टैक्स रहेगा, कोई स्लैब रेट से नहीं रहेगा। उस पर 12% का सर चार्जेस रहेगा और 4% का सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सीज रहेगा, यानी कि इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आ गया 23.296% टोटल ओवरऑल टैक्स रेट रहेगा। अब द कंपनी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक के अंदर 14 दिन के अंदर उसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे BB लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 70 ईच के शेयर उसने बायबैक करे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी 16 जुलाई 2015 को। ऑन 10 दिसंबर 2023 कंपनी बायबैक 1500 शेयर्स मतलब इशू किए थे 1 लाख शेयर्स 70 रुपये में, और अब वो बायबैक करना चाहती है 1500 शेयर्स, वो भी 300 रुपये में। तो इसमें कैसे टैक्सेस निकलेंगे कंपनी के हाथ में, तो सबसे पहले बायबैक प्राइस और इशू प्राइस का डिफरेंस क्या है। बायबैक प्राइस 300 रुपये और हमने इशू कितने में किया था 70 रुपये में, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 230 इंटू 1500 शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं तो 3,45,000 यानी कि उस पर टोटल इफेक्टिव टैक्स रेट क्या था। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले 20% फिर उसमें 12% ऐड करके फिर 4%, लेकिन अगर MCQ केस आ गया तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 23.296% जो है वो हमारा इफेक्टिव रेट होता है, तो इससे जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद 23.296% टैक्स निकालेंगे तो हमारा
50,371.2 कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा बायबैक पे। और शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं लगेगा, उनको कोई भी टैक्सेस नहीं लगते। अब हमारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जैसे फॉलोइंग इनकम टैक्सेबल, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है IFRS में? गिफ्ट होता है, गिफ्ट हमने कवर कर लिया है। डिविडेंड होता है, किस तरीके से डिविडेंड पे लगता है वो भी हमने कवर कर लिया है। इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड या UTI ये भी टैक्सेबल होते हैं IFRS में। किस रेट से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब हम बाद में देख लेंगे, वो इसमें डिफाइन नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो दिया ही नहीं है, ICAI ने हमें पढ़ने को दिया ही नहीं कि क्या रेट रहेगा, क्या वो रहेगा। जो भी होगा वो टोटल इनकम के साथ स्लैब रेट में टैक्सेस पे करना पड़ेगा। अगर कोई विनिंग होती है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस या कोई और ऑनलाइन गेम्स में, तो वो भी टैक्सेबल होगा। उसकी टैक्स रेट दे रखी है डायरेक्ट 30%, डायरेक्ट 30% के हिसाब से उस पर टैक्स लगा देना है। तो उसके बाद कोई MP, MLA और MLC है, उनके कोई इनकम होती है, मतलब अगर सैलरी होती है वो भी IFRS में आएगा। लेकिन कोई डेली अलावेंस या कॉन्स्टिट्यूशन अलावेंस होता है, यानी कि उनको कोई रहने के लिए घर मिलता है, कोई गाड़ी मिलती है, कोई सेफ्टी मिलती है, तो वो सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद अवार्ड, अगर हमें कोई गवर्नमेंट अवार्ड मिलता है, जैसे भारत रत्न हो गया या वीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ऐसे कोई अवार्ड्स मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। लेकिन कोई अदर अवार्ड मिला, यानी किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की वजह से हमें कोई गिफ्ट मिला, या जैसे बहुत सारे शोज़ होते हैं, स्टार्स उत्सव पे, बहुत स्टार प्लस पे बहुत शो आते हैं, FIFA अवार्ड आता है, और स्टार मतलब कि बॉलीवुड और सीरियल्स वगैरह के जो भी शोज़ होते हैं वो सब पे कोई टैक्स फ्री नहीं होता। उन सब पे जो भी पैसा मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम, अगर एग्रीकल्चर इनकम है, अगर इंडिया की लैंड है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन फॉरेन की लैंड है तो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। रेंटल इनकम है तो टैक्सेबल होगी। रेंट या एसेट्स है तो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी से अलग है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी वाली हाउस प्रॉपर्टी में होगी तो वो यहाँ एसेट्स आएगा। कंपोजिट रेंट है इन एग्रीमेंट ऑफ सेपरेबल, कोई अलग से सेपरेट एग्रीमेंट तैयार करके कोई रेंट आता है, या कोई और लेंटिंग हाउस, सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी रेंट है तो वो सब यहाँ टैक्सेबल होगा। कोई रॉयल्टी है वो यहाँ टैक्सेबल होगा। कोई डायरेक्टर है, अगर वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की कोई फीस या सैलरी लेता है तो वो टैक्सेबल होगा IFRS में। पेपर चेकिंग, पेपर सेटिंग, सेमिनार्स, फीस रिसीव्ड बाय प्रोफेसर को अलग अलग जगह से ना बहुत सारे पैसे मिलते हैं कई बार, पेपर चेक करने के लिए या पेपर बनाने के लिए या किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए, तो वो भी IFRS में टैक्सेबल होगा। अमाउंट फ्रॉम की इंश्योरेंस पॉलिसी, एक की इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरीके की पॉलिसी होती है जो कंपनी के सबसे बड़े मालिक होते हैं, जिनकी वजह से कंपनी चल सकती है, उनके नाम पे कराई जाती है, ताकि उसके बाद कंपनी डूबे ना, कंपनी को कोई लॉस ना हो। अगर बाई चांस होता है तो वो उस इंश्योरेंस से जो भी प्रीमियम मिलेगा हमें, हम उससे कवर कर लेंगे। तो अगर वो अमाउंट एम्प्लॉयर का रिसीव्ड होता है, यानी कि कंपनी को रिसीव्ड होता है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है तो उसमें जो मुकेश अंबानी है उस पर कीमैन होगा वो कंपनी का, तो उसकी एक इंश्योरेंस करवाया जाएगा। अगर उसके डेथ के बाद या उसके बाद अगर किसी को मिलता है, तो अगर वो रिलायंस इंडस्ट्री को मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा PGBP के में। अगर अमाउंट रिसीव्ड होता है बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल अंडर सैलरी, अगर वो सैलरी के रूप, अगर किसी एम्प्लॉय को, ये कंपनी में कोई डायरेक्टर है, कोई और प्रमोटर है, उनको मिलता है तो फिर वो सैलरी के रूप में उनका टैक्सेबल होगा। और अगर अमाउंट रिसीव्ड एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को कंपनी में मिलता है जो कि नॉर्मल वर्कर्स हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये पैसे मिलते हैं, मान लो ऊपर के सारे हेड्स जो है वो उन किसी कारण से एक्सीडेंट में चले मारे गए, या किसी और कारण से कुछ और हो गया, गायब हो गए, तो उन सब उसके बाद नेक्स्ट नीचे एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उनको मिलता है, या कोई और रिलेटिव्स को मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद फैमिली पेंशन में जो भी आता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन उसका एक एग्जम्पशन आता है 57 का, कि अगर 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 दोनों में से जौन सा कम होगा उतने का एग्जम्पशन मिलेगा, और बाकी पूरा टैक्सेबल होगा। कुछ नोट्स हैं यहाँ पे कि फैमिली पेंशन रिसीव बाय लीगल हायरर ऑफ द मेंबर
of armed force including paramilitary force shall be exempt with the death of the member। यानी कि जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको उनके किसी रिलेटिव को या उनकी फैमिली को कोई पेंशन मिलती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहती है। फैमिली पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेंबर द पर्सन हु इज अवॉर्डेड विद द वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ऐसे मतलब बहुत बड़े अवार्ड से उनको किसी मेंबर को सम्मानित किया गया है और उनकी फैमिली को कोई पेंशन मिलती है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी। तो उसके बाद इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट भी हमारा IFOS में होता है टैक्सेबल। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गोल्ड बॉन्ड 1999 डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF जो होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। PPF में कोई टैक्स नहीं लगता। या इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफ ऑफिस सेविंग, इन सब पे जो है कोई टैक्स नहीं लगता। पोस्ट ऑफिस के वाले में एग्जेप्शन मिलती है 3500 पर एनम के हिसाब से, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है उसके हिसाब से, और बाकी किसी पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन में मान लो कि गवर्नमेंट जब किसी की लैंड या हाउस को एक्वायर कर लेती है ज़बरदस्ती और उस पर एक कंपनसेशन पे करती है, तो वो जो कंपनसेशन पे अगर कोई लेट हो जाता है तो लेट होता है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर जो वो इंटरेस्ट मिलता है उस पर 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 50% तो वो ऑफ हो जाएगा और बाकी जो 50% रहेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब वो टैक्सेबल होगा। और या फिर कोई और अदर टैक्सेस हैं, कोई अदर इंटरेस्ट है तो वो भी टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। जैसे कोई बैंक इंटरेस्ट मिला या कोई और इंटरेस्ट मिला, किसी को लोन दिया तो वहाँ से इंटरेस्ट आया, वो सब टैक्सेबल होंगे। तो उसके बाद एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 के बाद अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट की है तो वो टैक्सेबल होगी। एज पर सेक्शन 56(2) Clause 4B, if any closely held company issued share to holders at premium, then issued, मतलब कि अगर प्रीमियम में कोई भी शेयर्स हम इशू करते हैं, प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी होती है, अगर वो किसी भी मेंबर्स को प्रीमियम में शेयर इशू करती है तो जो उसकी इशूड प्राइस होगा और फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा प्राइस पे अगर उसको इशू करती है तो वो भी टैक्सेबल होगा IFOS के अंदर। या कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन ट्रांसमिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे उनको जो भी कंपनसेशन मिलता है उनको, वो भी ट्रांसमिशन और मॉडिफिकेशन के लिए, यानी कि उनको सिखाने के लिए, उनको वर्क में अच्छा करने के लिए कोई भी मिलता है किसी नॉन एम्प्लॉयर से, किसी नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से, वो उसका एम्प्लॉयर नहीं है फिर भी लेकिन उन्हें पैसे दे रहे हैं ताकि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो उसमें भी मिलता है। और कुछ अलग एक्सपेंसेस है जो अलाउेबल नहीं होते, जैसे टैक्सेबल अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स, अगर कोई टैक्सेस हैं वो अलाउड होगा, वो एक्सपेंस माना जाएगा। एग्जेम्प्ट है वो इग्नोर किया जाएगा, विनिंग को इग्नोर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन, अगर कोई लेट कंपनसेशन होता है उसमें 50% तो इग्नोर होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड मिलता है या UTI MF म्यूचुअल फंड होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड होता है। इन्वेस्टमेंट अप टू 20% ऑफ डिविडेंड ऑफ इनकम, डेट टू अप टू, अगर 20% तक है टोटल इनकम का तो होगा, लेकिन वरना नहीं होगा। तो उसके बाद फॉलोइंग एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, कौन से एक्सपेंसेस जो है हम IFOS में अलाउड नहीं होते, कि पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस किया, वो कह रहे हो कि हमारे IFOS में से उसका डिडक्शन दे दो या एग्जाम दे दो, तो फिर वो अलाउड नहीं होगा। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू कैजुअल इनकम यानी विनिंग्स, यानी कि कैजुअल विनिंग्स यानी कि जो लॉटरी हो गई या कोई और एक्सपेंस हो गया, जैसे कि लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कोई पैसे दिए, अब वो थोड़ी ना कहेंगे कि हमने लॉटरी टिकट खरीदी है तो उसका एग्जेप्शन डिडक्शन दो हमें, तो ऐसे एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते। एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव इन द एक्सटेंट ऑफ अनरीजनेबल, बिना बात कही किसी को पैसे दे दिए तो वो भी नहीं होता। कैश एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 सिंगल डे, अगर एक दिन में किसी को 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट करी तो वो भी अलाउड नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन सैलरी paid outsider India on which TDS is not deducted or deducted but not paid to government, यानी कि हम
आउटसाइड इंडिया किसी को पेमेंट कर रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं और हमने उस पर TDS ही काट रखा और TDS या तो काटा है और वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो वो एक्सपेंस भी अलाउड नहीं होंगे। एनी एक्सपेंडिचर पेड टू रेजिडेंट एंड इफ TDS नॉट deducted but not paid to government then 30% of such expenditure shall disallowed। यानी कि अगर कंपनी कोई रेजिडेंट पर्पस को देती है सैलरी और वहाँ से TDS नहीं काटती और यहाँ काटती है तो गवर्नमेंट को पे नहीं करती, तो वो भी अलाउड 30% तक अलाउड नहीं होगा। बाकी पूरा होगा लेकिन 30% तक वो अलाउड नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ इनकम्स हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में सेक्शन 10 क्लॉज 2 में जो भी इनकम है वो एग्जाम्प्ट रहेगी। जैसे शेयर्स ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम मेंबर्स ऑफ फ्रॉम HUF के मेंबर्स को कोई इनकम शेयर्स मिले, इनकम रिसीव्ड हुई, वो एग्जाम्प्ट रहेगी। शेयर्स ऑफ इनकम रिसीव बाय पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म से जो भी इनकम मिली वो एग्जाम्प्ट रहेगी। IFOS में एनी अमाउंट रिसीव बाय भोपाल गैस विक्टिम में जो गैस स्ट्रैटेजी हुई थी वहाँ पे, उसके इसमें अगर किसी को मिलती है कोई भी एग्जेप्शन मिलता है, मतलब कोई भी पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। एनी कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द अमाउंट डिजास्टर, किसी डिजास्टर के टाइम पर लोग जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट होते हैं और लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो लोगों को कंपनसेशंस देती हैं, तो वो भी पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है या कोई भी पेमेंट करनी हो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहती है। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलती है वो एग्जेम्प्ट रहती है। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु हैज़ अवॉर्डेड विथ वीर चक्र, महावीर चक्र और कोई भी गैलेंट्री, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई भी अवार्ड मिलता है तो वो सब, या फिर कोई पेंशन जिसमें उनको वीर चक्र वगैरह मिल रखा हो तो वो सब भी फुल्ली एग्जाम्प्ट रहती है। इसी के साथ हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों का वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे क्लियर हुए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।